नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रावेन GS पॉइंट पर। दोस्तों आज नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में कृषि। पिछले 2 दिन की बात करूं तो अपना 2 दिन का गैप रहा है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ वजह से मुझे 2 दिन वीडियो बनाने नहीं मिल पाया, तो लेकिन आज से अपना कंटिन्यू रहेगा, है ना। आज मैंने और 1-2 टॉपिक तैयार करके लिख लिए हैं। कल का भी आपका जो टॉपिक रहेगा वो वन पढ़ेंगे अपन, है ना, मध्य प्रदेश में वन। और पुराने वीडियो ज़रूर देखते रहें। और उसके पहले जो भी वीडियो आपने नहीं देखे हैं, एक दूसरे से टॉपिक लिंक होते हैं, इसलिए आप मेरे पुराने वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में जाके रावेन GS पॉइंट यूट्यूब चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में देखेंगे मध्य प्रदेश विशेष, उसमें आप सारे वीडियो देख सकते हैं 1 बाय 1, है ना। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे, है ना। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में कृषि। तो जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका मूल आधार, उसका कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर होना चाहिए, है ना। तो वो क्लियर अपन कैसे करते हैं, है ना, तो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम कोई क्षेत्र विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक विस्तृत क्षेत्र विशेष के बारे में जब अपन को पता होगा तो हम एक छोटे या लोकल क्षेत्र को पढ़ पाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश भारत के अंतर्गत है तो हमें भारत का थोड़ा सा अध्ययन होना चाहिए, है ना। लेकिन कृषि क्षेत्र एक ऐसा टॉपिक है जिसे इतना विस्तार की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम मध्य प्रदेश की कृषि को ही मूल रूप से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा मैप बनाते हैं अपन, ना, ताकि अपन को समझने में आसानी हो। इस प्रकार आप भी मैप थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते रहिए ताकि आपको भी मैप का बनाने का अध्ययन में बना रहे। अगर मैप आता है, मैप से पढ़ने में दोस्तों थोड़ा सा एक आसानी ये होती है कि जब आप कोई चीज़ मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी में याद करने में आसानी होती है आपको, है ना। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती जब आप याद करते हैं या पढ़ते हैं मैप के माध्यम से। तो कहीं एग्ज़ाम के टाइम पे हो या किसी भी टाइम पे आपको चीज़ें याद आती हैं मैप में लोकेशन के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे आपने इस क्षेत्र में कोई चीज़ पढ़ी तो आपको ये चीज़ एग्ज़ाम में याद आएगी किस चीज़ में, और उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आपको याद आते जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैप से पढ़ना बेहतर माना जाता है। तो मध्य प्रदेश में कृषि की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कृषि को निर्धारित करने वाले भी कुछ कारक होते हैं, जैसे कि जलवायु हो गया, उच्चावच हो गया, वर्षा हो गई, है ना, मौसम हो गया, और मिट्टी हो गई वहाँ की, है ना। और ये चीज़ें निश्चित ही कृषि को प्रभावित करती हैं। अगर किसी क्षेत्र में वर्षा जैसी होती है, पानी की मात्रा निश्चित ही कृषि को निर्धारित करती है। तो हम एक बार कारक लिख लेते हैं, है ना। अगर कभी पूछा जाता है कारक तो आपको मुख्य कारक पता होना चाहिए, है ना। प्रभावित करने वाले कारक, है ना, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। क्योंकि हम ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी समझते हैं क्योंकि इनसे ही मेन आधार है कृषि। कौन कौन से कारक हो गए बेसिक अपन देख लेते हैं। पहला तो वर्षा, मिट्टी, जलवायु, उच्चावच, ये मुख्य रूप से आधार होते हैं, है ना, जो निश्चित ही कृषि को प्रभावित करते हैं। अब आइए देखते हैं वर्षा कैसे निर्धारित करती है कि किस क्षेत्र के भूभाग में कैसी कृषि होगी, है ना। अगर मान लीजिए वर्षा को अपन देखते हैं तो अपन मैप से ही समझना स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपन को समझना है। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश का जो अपन ने वर्षा जब पढ़ी थी टॉपिक में, है ना, तो सिंचाई वाले क्षेत्र में, या अपन ने पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, तो वर्षा का जो विस्तार होता है ना, तो मध्य प्रदेश का ये सतपुड़ा वाला क्षेत्र और ये पूर्वी तटीय वाला भाग, आपको यहाँ पे आपको वर्षा का क्षेत्र ज़्यादा देखने मिलेगा। रीवा पन्ना का पठार से बुंदेलखंड में आपको थोड़ा सा वर्षा कम देखने मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ से विंध्य क्षेत्र और सतपुड़ा क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में आपको वर्षा का मात्रा जो है 100 सेंटीमीटर से, मार्कर हटा देते हैं, चेंज कर देते हैं, जो यहाँ पे आपको वर्षा देखने मिलेगी ये मिलेगी 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास। क्या बात है, सारे मार्कर लगता है इंक ख़त्म हो चुकी है, कोई नहीं, लॉकडाउन में यही स्थिति होने वाली है। 100 से 150 सेंटीमीटर,
100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा आपको इस क्षेत्र में देखने मिलेगी, है ना। अब बात करते हैं ये जो मध्य क्षेत्र है आपको, है ना, तो ये आपको क्षेत्र यहाँ पे आपको वर्षा जो देखने मिलेगी लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर को आपको देखने मिलेगी, है ना। 75 से 100 सेंटीमीटर ये आपका वर्षा का वितरण है, मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण। और ये क्षेत्र जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर। तो वर्षा जहाँ पे होती है जिस प्रकार आधार होता है, तो निश्चित ही अगर इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है, तो कृषि भी निश्चित ही उपजाऊ होगी, है ना। कृषि की भी उपजाऊ होगी, मतलब इसका जो रिलेशन है वर्षा के साथ में वो निश्चित ही समानांतर है ना, या अनुक्रमानुपाती है ना, समानुपाती है ना। अगर इधर पे वर्षा होगी तो इधर पे इक्वल होगी। यहाँ पे वर्षा अगर कम है, वर्षा की मात्रा कम है या पानी की मात्रा कम है, तो निश्चित ही कृषि की मात्रा, कृषि या की भूमि जो है वो उपजाऊ कम होगी, है ना, या कृषि की मात्रा कम होगी। अब बात करते हैं मिट्टी की, है ना। तो मिट्टी की आपने इस क्षेत्र में देखा था, जो 5 क्षेत्रों में अपन ने भाग बांटा था मिट्टी को, है ना। तो जो मालवा का क्षेत्र था यहाँ पे आपको कृषि काली मिट्टी वाला क्षेत्र देखा था। रीवा पन्ना के पठार में आपको जो रीवा पन्ना का पठार और विंध्य क्षेत्र में आपको बलुआ पत्थर वाला और जूना पत्थर वाला क्षेत्र देखने मिला था आपको, विंधन संरचना से संबंधित था जो कि, है ना। यहाँ पे आपको इधर मिश्रित मिट्टी देखने मिली थी और रीवा पन्ना वाले क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी देखने मिली थी, लाल पीली मिट्टी, जो कि गेहूं और धान वाले क्षेत्र को के लिए सहायक है ना। और बुंदेलखंड की बात करें इस वाले क्षेत्र की अगर, तो यहाँ पे आपको मिश्रित मिट्टी देखने मिलती थी जो काली पीली लाल का मिश्रित होती थी। सतपुड़ा और विंधन क्षेत्र की बात, सतपुड़ा पर्वत का पठारी क्षेत्र और विंधन क्षेत्र की बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आपको कौन सी मिट्टी देखने मिलती थी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेटेराइट मिट्टी देखने मिलती थी। यहाँ विंधन संरचना वाला पार्ट था, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो लाल पीली वाला ही क्षेत्र देखने मिलता था ना। और यहाँ पे आपको जो था अधिकतर काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, छिछरी काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी वाला क्षेत्र देखने मिला था ना। यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र देखने मिला था, है ना। कुल 5 प्रकार के अपन ने मिट्टियाँ पढ़ी हुई थी, है ना। तो इस प्रकार मिट्टियाँ उपजाऊ किस प्रकार से उपजाऊ होती हैं, कृषि में सहायक होती हैं। अब बात करें जलवायु की, तो जलवायु का सीधा संबंध तापमान से होता है, तापमान और दाब से, है ना। तापमान और दाब आपस में एक रिलेशन रखते हैं जो कि अपोजिट होते हैं, है ना। अगर ताप अधिक होगा तो दाब कम होगा, दाब अधिक होगा तो ताप कम होगा, है ना। तो तापमान भाई, जैसे गेहूं की फसल की अगर बात करें तो आप जानते हैं गेहूं को अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो निश्चित ही वह कम टेम्परेचर वाले क्षेत्र में जो नॉर्मली टेम्परेचर है, साधारण टेम्परेचर तापमान होता है 20 से 25 डिग्री से अधिक टेम्परेचर नहीं मांगता है, तो गेहूं को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए गेहूं रबी की फसल है। आपने देखा होगा जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती है ना। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। और चावल, जबकि धान आपने देखा होगा जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है ना, तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है जो पानी की अधिक मात्रा, जैसे ये वाला क्षेत्र में वर्षा अधिक है तो यहाँ पे आपको चावल का उत्पादन देखने मिलेगा, है ना। इस वाले क्षेत्र में आपको बीच वाला जो भाग है इधर पे आपको लगभग गेहूं का उत्पादन अधिक देखने मिलेगा, है ना। ऊपर वाला जो क्षेत्र है मोटे अनाज देखने मिलेंगे आपको, तिलहन वाला क्षेत्र देखने मिलेगा जो कि ज्वार वाला क्षेत्र है ना, ज्वार बाजरा वाला। और इधर पे आपको थोड़ा सा कृषि की मात्रा कम आपको देखने मिलेगी, है ना। यहाँ पे मोटे अनाज जो आपकी जो ज्वार वगैरह हो गए, यहाँ पे आपका ज्वार और कपास वाला जो क्षेत्र होगा, काली मिट्टी मालवा वाला, है ना, जहाँ पे पानी की कमी होती है लेकिन काली मिट्टी के कारण यहाँ पे कपासी कृषि भी होती है। अब बात करें उच्चावच की, है ना। अब बात करते हैं उच्चावच की। तो उच्चावच जो भूभाग भौतिक विभाजन जब अपन ने पढ़ा था तो पर्वत, पठारी और मैदानी क्षेत्रों के आधार पर बांटा था अपन ने, है ना। उच्चावच यानी रिलीफ होता है इंग्लिश में, तो उसे अपन किस आधार पर बांट सकते हैं, एक समतल आधार देखें और एक पठारी आधार और एक पर्वतीय आधार। तो इस प्रकार से अपन इसको देखते हैं, है ना। उच्चावच इसे कहते हैं, मैदान और पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र, इस प्रकार ये रिलीफ होता है ना, रिलीफ होता है या उच्चावच होता है, उच्चावच को ये बोलते हैं। तो इस आधार पे इसे बांटते हैं। और इधर पे कृषि आपको यहाँ इन मैदानी क्षेत्रों में या नदियों के तटीय क्षेत्रों में आपको कृषि करना आसान होती है, पठारी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत कृषि होती है ना। और पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की मात्रा लगभग नगण्य होती है, या कुछ पर्वतीय कृषि या झूमिंग कृषि वगैरह आपको देखने मिलेगी जहाँ वनों को काट के भी जनजाति लोगों द्वारा कृषि की जाती थी, है ना। तो इस प्रकार और भी कोई तथ्य हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना।
तो अपन इसको मूल आधार अपन ने समझ लिया कि कौन कौन से कारक जो होते हैं वो कृषि को प्रभावित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कृषि को वर्गीकरण पढ़ेंगे, है ना, फसलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उच्चावच कृषि जलवायु क्षेत्र पढ़ेंगे अपन, है ना। बहुत सारी चीज़ें आज अपन कृषि से संबंधित समझने वाले हैं मध्य प्रदेश से। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा मैप को अपन, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब पढ़ेंगे अपन मध्य प्रदेश का जो कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को जो विभाजन किया गया है फसल क्षेत्र में, मध्य प्रदेश की फसलों के आधार पर जो कृषि का क्षेत्र बांटा गया है वो 5 भागों में बांटा गया है ना। वो अपन समझेंगे मैप के माध्यम से विस्तार से। दोस्तों लॉकडाउन का समय है, तो आप निश्चित ही समय का भरपूर उपयोग कीजिए। जैसे ही लॉकडाउन, अभी ये कड़ाई सख्ती ज़रूर है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको इसमें समय देना पड़ेगा और एकदम एग्ज़ाम का टाइम आएगा, तो आप उस टाइम पे पढ़ने से बेटर है कि अभी से तैयारी आप निरंतर बनाते रहें, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो, है ना। इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। मध्य प्रदेश को कृषि विभाग द्वारा, है ना, बात करें अगर कृषि प्रक्षेत्र के आधार पर, है ना, कृषि जो प्रक्षेत्र हैं प्रशासन द्वारा या कृषि विभाग द्वारा विभाजित किए गए हैं। पहले अपन ये समझते हैं, है ना। ये भी अपन मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, है ना। इसको नाम बस लिखते जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नाम लिखते हैं और मैप से वहाँ पे फिल करते जाते हैं। तो जो अपना पहला क्षेत्र होगा वो होगा ये मालवा क्षेत्र, जो कि जो कि होगा पहला पॉइंट अपना पश्चिम का काली मिट्टी का क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र, है ना। पश्चिमी काली मिट्टी का क्षेत्र, पश्चिम का काली मिट्टी का क्षेत्र ये जो होगा ये पश्चिम का आपको ये वाला क्षेत्र आपको देखने मिलेगा, है ना। या नंबरिंग अपन कर देते हैं इसकी, नंबर 1, है ना। ये क्षेत्र आपको देखने मिलेगा। दूसरे अगर क्षेत्र की बात करें, फिर अपन इनको विस्तार से समझेंगे। दूसरे क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तर का मैदानी क्षेत्र होगा, जो होगा उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश होगा, है ना। उत्तर का जो क्षेत्र होगा ये वाला, उत्तर का इधर से ये वाला क्षेत्र भी लग जाता है। ये 2 नंबर को ले लेते हैं अपन, 2। ये होगा उत्तर का ज्वार क्षेत्र, है ना। ज्वार गेहूं क्षेत्र। इसको कैसे याद रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरे अगर पॉइंट की बात करें तो ये जो मध्य वाला क्षेत्र है ना, जहाँ पे मध्यम वर्षा होती है, ना, जहाँ पे मीडियम वर्षा होती है, तो इसे 3 नंबर दे देते हैं अपन, है ना। ये जो इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है ये 3 नंबर वाला क्षेत्र हो गया, 3 नंबर वाला क्षेत्र। तो ये मध्य क्षेत्र अपन इसे बोलेंगे, है ना, मध्य का गेहूं क्षेत्र। इधर पे आपको साधारण वर्षा, साधारण तापमान देखने को मिलेगा, है ना। तो इसे मध्य गेहूं का क्षेत्र कहेंगे। मध्य क्षेत्र, मध्य गेहूं का क्षेत्र। कारक मैंने समझा ही दिए हैं, है ना, कि किस आधार पे कृषि या फसल निर्धारित होती है ना। बात करें अगर इस क्षेत्र की, है ना, ये वाला क्षेत्र, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ये पूर्वी क्षेत्र, ये क्षेत्र होगा पूर्वी विंध्य प्रदेश, है ना, जो कि अपन बोल सकते हैं चावल का क्षेत्र। फसल के आधार पे अपन क्षेत्र बांट रहे हैं। तो ये गेहूं का क्षेत्र है, ये ज्वार एवं गेहूं का क्षेत्र है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसमें अपन इसे एक चीज़ और नाम दे सकते हैं फसलों के आधार पे बात है अगर, तो कपास व ज्वार का क्षेत्र, ना, कपास ज्वार का क्षेत्र। ये चौथा जो अपन ने पढ़ा है जो चावल का क्षेत्र है ना। अब
एक क्षेत्र बचेगा अपना ज्वार गेहूँ का क्षेत्र, चावल का क्षेत्र हो गया और कपास ज्वार का क्षेत्र हो गया। चौथा पाँचवा जो अपना क्षेत्र वो रहेगा संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का क्षेत्र हो गया और गेहूँ चावल का प्रदेश, है ना। ये जो अपना जो कॉमन क्षेत्र रहेगा ये पाँचवा वाला ये रहेगा, जहाँ जो बुंदेलखंड का और बुंदेलखंड का पठार और थोड़ा सा रीवा पन्ना का जो क्षेत्र वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा गेहूँ और चावल का क्षेत्र। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर जो सामान्य होता है, वर्षा थोड़ा सा अच्छी होती है, तो यहाँ पे आपको गेहूँ व चावल का क्षेत्र देखने मिलेगा। ये अपन को इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपन एक मूल आधार के रूप में आप देख सकते हैं। ये पूरा 1 नंबर वाला ही क्षेत्र है, मालवा वाला, और ये तीसरे नंबर पे ही इसको आप बांट सकते हैं, है ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं। जो अपन ने 5 भागों में बांट दिया, इसे अपन चाहें तो थोड़ा सा याद रखने के लिए वैसा कर सकते हैं। या इसी में ही लिख देते हैं अपन को, तो लिखने से थोड़ा सा ज़्यादा याद होता है। तो ये वाला जो क्षेत्र अपन दूसरा पढ़ रहे हैं ये होगा आपका गेहूं व ज्वार का क्षेत्र, है ना। पहले ज्वार लिखेंगे अपन, क्योंकि मुख्य जो वो फसल है यहाँ पे ज्वार व गेहूं के रूप में देखी जाती है। ज्वार गेहूं का क्षेत्र, है ना। ये वाला जो क्षेत्र होगा ये होगा कपास व ज्वार का क्षेत्र, है ना। कपास ज्वार का क्षेत्र या पश्चिमी काली मिट्टी का क्षेत्र भी इसे बोलते हैं, है ना। इसे पश्चिमी काली मिट्टी का क्षेत्र, पश्चिमी काली मिट्टी का क्षेत्र। बात करें तीसरे मध्य क्षेत्र की, तो जो अपन ने पहले ही बात किया, ये गेहूं का क्षेत्र बोला जाता है ना। ऐसा नहीं है कि अगर ये कृषि विभाग द्वारा बांटे गए हैं तो ये मुख्य फसलों के आधार पर बांटे गए, जो मुख्य खाद्यान्न फसल होती हैं, है ना। जो ये प्राचीन विभाजन है, चूँकि बंटवारा है, तो यहाँ पे जो मुख्य फसलें होती हैं उनके विभाजन के आधार पर बांटा। ऐसा नहीं है कि इन क्षेत्र में या तिलहन नहीं होता, या सोयाबीन नहीं होता, या और भी फसलें नहीं होती। यहाँ भी चावल होते हैं, यहाँ भी चावल होते हैं, लेकिन दलहन होती है, तिलहन होती है, सभी होते हैं। लेकिन जो बंटवारा है ना कृषि विभाग द्वारा, ये मुख्य रूप से मुख्य फसलों का आधार बना के बांटा गया है, तो ये गेहूं का क्षेत्र बोला जाता है। जब मेंस में के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ेंगे तो आपको इस आधार पे आपको विभाजन करना होगा, है ना। चौथी अगर बात करें तो ये गेहूं चावल का क्षेत्र आप देखेंगे, गेहूं व चावल क्षेत्र, है ना। अब बात करते हैं जो चौथा पॉइंट अपन होगा, ये अपन देखेंगे चावल का क्षेत्र। ये होगा चावल का क्षेत्र, है ना। तो अपन इस प्रकार अपन कृषि के आधार पे 5 भागों में अपन बांटते हैं, है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है पीटी वगैरह में, है ना, प्री वगैरह में, या किसी भी एग्जाम में, कि मध्य प्रदेश की कृषि को फसलों के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रखने के लिए इस प्रकार समझ सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा बांटा गया है, इसे आप याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद कृषि जलवायु प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है ना। तो मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु में जो बांटा, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करिए। जब मैं रुकता हूँ थोड़ा सा, है ना, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं, या आपको लिखना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। लिखने से आपको ज़्यादा याद रहता है, तो मेरी सलाह ये होगी अगर आप लिखेंगे तो बेटर होगा। लिखने से ज़्यादा याद रहता है ना, क्योंकि जब हम लिखते हैं कोई चीज़ तो हम लिखते समय उसे बार बार रिवाइज करते हैं, उस चीज़ को बार बार बोलते हैं, और बार बार बोलने से अपन को चीज़ें याद रहती हैं, है ना। अब बात करते हैं कृषि जलवायु प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश की अगर बात करें तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है ना। 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और भारत की अगर बात करें कृषि जलवायु क्षेत्र को, तो 15 भागों में बांटा गया है ना। तो कृषि जलवायु क्षेत्र को हम मैप के माध्यम से और चित्र के माध्यम से देखेंगे, हाँ। तो आपको फुल डिस्प्ले में मैप आपको दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे आपको एक मैप देखने मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। इसका इस प्रकार से रहेगा, तो आप देखिए।
तो मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु जो प्रदेश हैं उसमें अगर बात करें तो पहला जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको पीले कलर से, सबसे पूर्वी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का मैदान, पूर्वी क्षेत्र में और पूर्वी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बोले अगर तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो कि पहला कृषि जलवायु क्षेत्र है ना। इसका विभाजन भी पूर्व में हो चुका है, तो आपको ये याद रखना, ये बहुत ही मोस्ट है वैसे तो, है ना, ये पता होना चाहिए। अगर बात करें दूसरे क्षेत्र की तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र जो कि आपको ग्रीन कलर से उसके ऊपर दिख रहा होगा, हरे कलर से काफ़ी बड़ा क्षेत्र है ना, जो कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में उत्तर क्षेत्र में आता है और वास्तव में वो कुछ मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए वो उत्तर में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा हुआ है वो आपको थोड़ा सा मुख्य रूप से देखें अगर मध्य प्रदेश के तो नीचे की ओर ज़्यादा है ना, दक्षिण में ज़्यादा भाग है छत्तीसगढ़ का। अगर बात करें तीसरे प्रदेश की तो आप देख सकते हैं कैमूर पठार एवं सतपुड़ा का पहाड़ी क्षेत्र है ना, जो कि आपको गुलाबी कलर से नज़र आ रहा होगा, है ना, पिंक कलर से आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी डार्क कलर से। बात करें चौथे प्रदेश की तो वो है मध्य नर्मदा घाटी, है ना, बीच में आप देख सकते हैं, बीच में मध्य नर्मदा घाटी आपको आसमानी रंग से दिख रहा होगा, नीले रंग से, है ना। बात करें पांचवें क्षेत्र की तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं विंध्य पर्वतीय क्षेत्र जो कि आपको पीले कलर से आपको दिख रहा होगा, है ना। छठवें कृषि क्षेत्र की बात करें तो जो कि है ग्रेड क्षेत्र, आपको उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश के आपको दिख रहा होगा ग्रेड क्षेत्र, है ना, जो कि आपको पर्पल कलर में आपको दिख रहा होगा, है ना, पर्पल कलर में। बात करें सातवें कृषि जलवायु प्रदेश की जो कि है बुंदेलखंड क्षेत्र, है ना, जो कि बैगनी कलर से आपको, वायलेट कलर से आपको नज़र आ रहा होगा। आठवें क्षेत्र की बात करें तो आपको नीचे की ओर आएंगे दक्षिण की ओर तो वहाँ पर आपको सतपुड़ा का पठार देखेगा जो कि मरून कलर से आपको नज़र आ रहा होगा, मरून कलर से, है ना। नौवें की बात करें अगर तो मालवा का पठार आपको देख रहे होंगे पश्चिमी क्षेत्र में, है, तो वो ग्रीन कलर का एक बृहद क्षेत्र आपको नज़र आ रहा होगा। बात करें अगर निमाड़ मैदान की तो जो कि अपना 10वां जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु प्रदेश है, जो आपको लाइट पिंक कलर से या हल्का गुलाबी कलर से नज़र आ रहा होगा, है ना। और बात करें 11वें प्रदेश की जो कि है झाबुआ की पहाड़ियाँ, ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा होगा, सबसे पश्चिमी क्षेत्र में, है ना, सुदूर पश्चिमी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है, इसमें आपको देख सकते हैं कृषि जलवायु प्रदेश, है ना। तो इस प्रकार अपन को मध्य प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रदेश को पढ़ना है ना। जो कृषि जलवायु प्रदेश होंगे अपन को इस प्रकार देखना है, कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश के आधार पे मध्य प्रदेश को 11 भागों में बांटा गया है। ये आपको याद रखना है 11 कृषि क्षेत्र में, जो कि आप सबसे पहले देखेंगे उधर पे जब अपन ने देखा था तो आपको छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र देखेगा, है ना। और अगर फिर थोड़ा सा ऊपर अगर अपन जाएंगे उसके तो छत्तीसगढ़ का जो है उत्तरी मैदानी क्षेत्र आपको देखने मिलेगा, है ना, उत्तरी मैदानी क्षेत्र। उसके ऊपर जस्ट आप बात करेंगे अगर तो आपको विंध्य वाला जो क्षेत्र आपको देखने मिलेगा, इधर आपको ग्रेड वाला क्षेत्र देखने मिलेगा, है ना। इधर आपको सतपुड़ा का पठार देखने मिलेगा यहाँ पे आपको, है ना। यहाँ पे आपको नर्मदा का क्षेत्र देखने मिलेगा, यहाँ आपको बुंदेलखंड का पठार क्षेत्र देखने मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार आपको देखना, यहाँ आपको झाबुआ का क्षेत्र देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको निमाड़ का क्षेत्र देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको मालवा का क्षेत्र देखने मिलेगा, मालवा का जलवायु कृषि प्रदेश देखने मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको 11 कृषि जलवायु प्रदेश देखने मिलेंगे जो कि अपन ने अभी मैप में समझे हैं, है ना। तो ये याद रखना कि कितने कृषि जलवायु क्षेत्र, सीधा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, तो हम कहेंगे 11। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 11, है ना। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की कृषि फसलों का वर्गीकरण, है ना। तो जो हम कृषि देखते हैं, है ना, वास्तव में जो हम कृषि देखते हैं वो उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है ना। तो जो फसलों का वर्गीकरण है वो हम देखेंगे, है ना। कृषि में फसल ही आती है ना, तो फसलों का वर्गीकरण समझेंगे। फसलों का वर्गीकरण की अगर बात करें तो उसे हम 2 आधार पे बांटेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले एक जो पहला आधार होगा वो अपना होगा मौसम के आधार पे, मौसम के आधार पर जो कि होगा पहला आधार। बात करें अगर दूसरे आधार की जो कि होगा उपयोगिता के आधार पे, है ना, फसलों का जो उपयोग करते हैं अपन, है ना, किन फसलों का या जो कृषि उत्पाद होते हैं उनका उपयोग हम कैसे करते हैं, उपयोग के आधार पे।
पहले हम समझेंगे पहले पॉइंट को, मौसम के आधार पे। तो मौसम के आधार पे आप जानते होंगे, अगर आप अभी ग्रामीण क्षेत्र में रहे हो या गांव से जुड़े हुए हों, निश्चित ही आप जुड़े हो, कई बहुत सारे लोग जो होंगे वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होंगे, क्योंकि हम सभी ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। मध्य प्रदेश भी कृषि संपन्न कृषि आधारित राज्य है ना। कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है मध्य प्रदेश की है ना। तो सभी लोग कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से निश्चित ही संबंध रखते हैं, है ना। तो बात करेंगे मौसम के आधार पे, तो जो फसलों का जो मौसम के आधार पे बंटवारा है वो रबी की फसल, है ना। बात करें रबी की फसल। दूसरा जो है वो है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल है, खरीफ का मौसम जो होता है ना। तीसरी अगर बात करें वो है जायद की फसल, है ना। अगर रबी की फसलों की बात करें अगर, तो ये आप जानते हैं, इसमें मुझे ज़्यादा विस्तार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं। लेकिन मैं अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया है तो अपन निश्चित ही उसे समझेंगे भी, है ना। कई लोग को ग्रामीण जो शब्दावली होती हैं पता नहीं होती हैं, तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। रबी की फसलों की अगर बात करें तो ऐसी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, है ना। अगर बुआई की बात करें, इनकी बुआई की, वैसे तो बुआई लिखा जाता है, बुआई, है ना। मतलब जो फसलें बोई जाती हैं, है ना। तो कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में जो फसलें बोई जाती हैं वो होती हैं रबी की फसलें। और इनकी जो कटाई की जाती है, जैसे आप अभी देख रहे होंगे, अभी चल रहा है मार्च, है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो मार्च अप्रैल में इनकी कटाई की जाती है ना। बात करें मार्च अप्रैल की, मार्च अप्रैल, तो अभी इसका मतलब ये है रबी की फसल की जो अभी कटाई। तो आपने देखा होगा गेहूं, चने वगैरह की फसल जो है अभी काटी गई है ना। तो इसमें जो फसल आती हैं वो कौन कौन सी फसलें आती हैं? मुख्य रूप से गेहूं के साथ में आपने देखा होगा, चना के साथ में आपने सरसों भी देखा होगा, है ना। तो आपको वो भी लिखना है, गेहूं, चना, है ना। गेहूं खाद्यान्न में आता है, चना दलहन में भी दलहन में आता है ना, और सरसों तिलहन में आता है। तीनों फसलें अपन ने एक एक ले ली, है ना। इस प्रकार और भी फसलें हैं, जैसे मटर वगैरह हो गई, है ना। बात करें मटर वगैरह हो गई, और जौ वगैरह हो गया, और आलू वगैरह भी इसी के अंतर्गत आता है, जौ और आलू ना। ऐसी कुछ और भी फसलें हैं जो अपन समझते हैं ना। तो ये फसलें रबी के अंतर्गत देखी जाती हैं, रबी की फसलें कहलाती हैं। अब बात करें अगर खरीफ की फसलों की, है ना। तो खरीफ की फसलें ऐसी फसलें, ये इनका विभाजन हो जाएगा जो बुआई इनमें की जाती है ना। खरीफ की फसल में, ये पॉइंट यहाँ से ही ले लेते हैं। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती हैं? इनकी बुआई जो की जाती है गर्मियों के बाद जो समय होता है ना, जून जुलाई के समय, जब पहली बारिश होती है। तो जो फसलें होती हैं जो पानी मांगती हैं ना, जिन्हें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और तापमान की कम, है ना, कम तापमान, और हालांकि ये नमी की ज़्यादा वो रखती हैं। गर्मी तो होती है, तापमान ऐसा नहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा मांगती हैं और पानी ज़्यादा मांगते हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसी फसलें होती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं। जून जुलाई में बोई जाती हैं। हमने सारी चीज़ें इंग्लिश से लिखी, तो यहाँ पे भी अपन इंग्लिश से लिख लेते हैं, जगह कम लगेगी। जून जुलाई में बोई जाती हैं, और अक्टूबर नवंबर में आप देखते हैं दिवाली के टाइम पे और दिवाली के समय पे किसान भाई लोग जो होते हैं वो लोग अपने फसलों को काट के फुर्सत होते हैं, है ना। तो ये इस समय का जो फसल होती है वो खरीफ की फसल होती है ना। अगर इन फसलों की अगर बात करें, इन फसलों के अंतर्गत, तो जो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ज्वार, अगर मोटे अनाज की बात करें तो ज्वार, बाजरा, सोयाबीन भी आपको देखने मिलेगी यहाँ पे, है ना। सोयाबीन जो कि मध्य प्रदेश की मुख्य फसल है, राज्य की फसल भी बोली जाती है ना। सोयाबीन, है ना। और इस प्रकार आप फसल देख सकते हैं। और फसलों की बात करें अगर, तो चावल जो कि यहाँ की मुख्य फसल है, जिसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है ना। ज्वार, बाजरा, चावल, सोयाबीन, मटर वगैरह भी, मटर, है ना। ये मटर, टमाटर वगैरह ये इस समय ही देखे जाते हैं, है ना। और भी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं, तो मुख्य आपको याद रखना है ना। अब बात करें जायद की फसल के अंतर्गत, तो जायद की जो फसलें होती हैं, तो
इन दो फसलों के बीच आपने देखा होगा, जो जब ये फसल बीतती है तो 5-6 महीने का समय ये निकल जाता है, 5-6 महीने का ये समय बचता है ना, तो 5-5-10 महीने होते हैं। बीच का जो समय होता है तो आप देखते होंगे अपन, इसके बाद अप्रैल के बाद मई जून, है ना, मार्च में कभी काट ली जाती लगभग, और जून जुलाई में ये बोई जाती है। तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल मई जून, है ना, ये जो समय होता है ना, अप्रैल से जून के आसपास, अप्रैल से जून के आसपास, तो ये जो बीच का समय होता है ना, कई फसलें कई बार लेट होती हैं तो बीच में जो कृषि भूमि खाली पड़ी रहती है ना, तो कई बार किसान भाई लोग इस समय पे कुछ फसलों का बुआई कर देते हैं, जो कि गर्मियों का समय होता है। यहाँ पे आपको खीरा वगैरह, है ना, तरबूज वगैरह ये आपको देखने में मिल सकती हैं। खीरा, तरबूज, है ना, तरबूज, खरबूज वगैरह आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है ना। कुछ फसलें नकदी फसलें भी होती हैं, है ना, मौसम के आधार पे, लेकिन मौसम के आधार पे उनका बंटवारा नहीं है ना, उनका उपयोगिता के आधार पे बंटवारा है ना। तो वो चीज़ें जो जैसे कि गन्ना वगैरह होगा, कपास वगैरह, तो आपको उसके अंतर्गत, तो इस प्रकार पे आप मौसम के आधार पे फसलों का बंटवारा कर सकते हैं, जो कि मौसम के आधार पे, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, है ना, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी पढ़ते हैं अपन उपयोग के आधार पे, तो इसे अपन मिटा देते हैं, या अपन मैप मिटा देते हैं, यहाँ पे अपन समझते हैं। मैप नहीं, यही मिटा देता है, मैप में और भी चीज़ें अपन समझ लेंगे। उपयोग के आधार की अगर बात करें तो यहाँ पे कृषि फसलों को जो है बांट सकते हैं अपन कैसे, कि जो अपन अपने दैनिक जीवन में जब अपन जो भी खाद्य पदार्थ ये यूज़ करते हैं या खाते हैं, है ना, अपने भोज्य पदार्थ में, पोषण आहार में शामिल करते हैं, तो उनको बोलते हैं उपयोगिता के आधार पे, है ना। कई बार आपके बाय द चॉइस होती हैं चीज़ें, क्या आप खाना पसंद करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल चीज़ लेते हैं समाज के आधार पे, है ना, कि जो जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है ना, ये नहीं कि इंडिविजुअली आप अपने आधार पे ही उस चीज़ को रख लें तो आप बोलें कि ये उपयोगिता के आधार पे, है ना। तो बात करें तो अनाज की, है ना, सबसे पहले होता है अनाज, है ना। मुख्य जो अनाज होता है वो जो सभी खाते हैं। बोलते हैं ना कि अगर आप खाना, अगर दाल चावल या सब्जी रोटी नहीं खाए तो आपको लगेगा, आप बाहर की चीज़ें आप कितना भी खा लें, लेकिन जब तक आप घर की चीज़ें नहीं खा लेते हैं, है ना, और मुख्य अनाज नहीं खा लेते हैं, तब तक आपको पेट नहीं भरेगा और संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी। तो बोलते हैं अनाज ही तृप्ति देता है ना, तो तृप्त जो करता है वो पेट को, वो अनाज ही मुक्त करता है। आप कितने दिन बाहर खा सकते हैं, लेकिन आप अनाज नहीं जब तक नहीं खाएंगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगा, है ना। तो अनाज हो जाता है मुख्य खाद्यान्न। इधर बात करें अगर, दलहन आ जाता है ना, अगला जो होता है दलहन और तिलहन, और यहाँ पे आ जाती कुछ फसलें अपनी नकदी फसलें, है ना। नकदी फसलें, इन्हें व्यापारिक फसलें भी कहते हैं। व्यापार होता है मतलब जिन्हें आप तुरंत नगद रूप में ही रखी जाती है। नगद से ऐसा ही होता है, नगद का अर्थ होता है कैश, है ना। तो नगद का अर्थ होता है जिन्हें तुरंत घुमाना पड़ता है ना, जो चीज़, जैसे गन्ना ही इसके अंतर्गत आता है, गन्ना वगैरह, है ना। तो गन्ना वगैरह ऐसी फसलें, कपास वगैरह, जिन्हें आप ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते, है ना। आपने फसल उगाई है और आपको इसे तुरंत बेचना पड़ जाता है, क्योंकि गन्ना जो होता है रसीला होता है, रस वाली फसल होती है, पानी वगैरह होता है इसमें। तो अगर रस गन्ना सूख गया तो उसका टेस्ट या फिर वो कोई मतलब का नहीं, है ना। गन्ना रस के कारण ही बिकता है, तो अगर वो उसे ज़्यादा दिन रखेंगे या ज़्यादा देर रखा रह गया तो वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए उसे, गन्ने को नकदी फसल के अंतर्गत देखा जाता है, सेम कपास को भी, है ना। बात करें अगर अनाज के अंतर्गत, तो जैसे मुख्य फसल जो हो गई इसके अंदर गेहूँ, चावल या धान, है ना, ज्वार, बाजरा, इस प्रकार की मुख्य खाद्यान्न जो फसलें होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। दलहन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको चना देखने मिल जाएगी। और बात करें दलहन की तो यहाँ पे आपको तुअर, अलसी, है ना। तुअर को अरहर भी बोलते हैं, कई लोग को पता नहीं होता है ना। मुझे भी काफ़ी दिन तक पता नहीं था, मैं तुअर नहीं समझ पाता था, अरहर जानता था केवल, है ना। चना, और इधर पे आपको कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो दलहन में भी आती हैं और तिलहन में भी आती हैं, है ना। तो चना, तुअर, मसूर भी होती है ना। इस प्रकार दलहन में आती हैं। तिलहन की बात करें तो मुख्य रूप से सोयाबीन, मूंगफली, है ना, सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, ये वगैरह भी इसी में आती हैं।
सोयाबीन मुख्य फसल में भी देखा जाता है, और अलसी, इस प्रकार के आपको सरसों वगैरह तिलहन में भी आता है ना। तो इस प्रकार आपको उपयोग के आधार पे आप अपन फसलों का वर्गीकरण करते हैं, 2 आधार पे, है ना, 2 आधार पे करते हैं, जो कि इस प्रकार रहेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं, है ना, दोनों अपन ने जो फसलों का वर्गीकरण पढ़ा है ना। अगर अब अपन पढ़ते हैं कुल खाद्यान्न की। अगर बात करें कि कुल खाद्यान्न में अगर मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो दूसरे स्थान पे माना जाता है। कुल खाद्यान्न के आधार पे मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो दूसरे आधार पे। तो अपन अब कुछ तथ्यों को जानने वाले हैं, कुछ जो अनुसंधान संस्थान है कृषि से संबंधित वो अपन जानने वाले हैं, और कुछ प्रमुख जिले पे आधारित जो फसल होती हैं, या कुछ फसलों के ऐसे होते हैं जो जिलों के पर आधारित होते हैं, या जो जिस जिले पे मुख्य रूप से उत्पादित होते हैं, तो उन फसल क्षेत्रों के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्हें भी अपन याद रखेंगे। जैसे आप जानते होंगे चावल का जो क्षेत्र, सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादित होता है, वो बालाघाट में आप जान सकते हैं ना। जो छत्तीसगढ़ के आसपास का जो तटीय क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र है, इधर पे चावल ज़्यादा खाया जाता है। छत्तीसगढ़ आप कभी गए हो तो आप देखेंगे वहाँ पे आपको भात बोलते हैं, जो कि चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। साउथ में भी आप देखेंगे जो अधिक पानी वाले क्षेत्र होते हैं, है ना, तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे आपको चावल ज़्यादा पसंद करते हुए वाले लोग मिलेंगे, है ना। तो कुछ अपन देख लेते हैं जिलों के आधार पे। तो अपन मैप से ही समझ लेते हैं ये चीज़ें, है ना। जैसे चावल के आधार पे अगर बात करें तो अपन मैप से पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैप से ही ज़्यादा चीज़ें समझें तो ज़्यादा अच्छा। तो अगर बालाघाट की बात करें अगर, तो ये चावल के लिए फेमस है ना। बालाघाट के बाद अगर अपन चलें होशंगाबाद, है ना, तो मुख्य फसल अगर पढ़ लेते हैं, होशंगाबाद गेहूँ उत्पादित जिला है ना, गेहूँ उत्पादित जिला, गेहूँ जिला भी बोलते हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद बात करें यहाँ पे, आप जानते होंगे यहाँ पे एक जगह रतलाम, है ना, जो कि फलों के आधार पे अगर बात करें तो रतलाम अंगूर के लिए जाना जाता है ना। बात करें यहाँ पे आप खंडवा खरगोन की बात करें, यहाँ पे निमाड़ में ये वाला क्षेत्र जो हो गया खंडवा खरगोन, है ना, आसपास है, तो ये कपास वाला क्षेत्र है ना, कपास वाला क्षेत्र है ना। यहाँ पे आपको कपास का या जो क्षेत्र देखने मिलेगा आपको, ये प्रमुख क्षेत्र देख रहे हैं, वस्त्र उद्योग क्षेत्र भी है। यहाँ पे आपको एक क्षेत्र मिलेगा देखने आपको बुरहानपुर, है ना। तो बुरहानपुर जो कि है केला उत्पादित क्षेत्र। फिर यहाँ पे आप केला अनुसंधान केंद्र भी बन रहा है जो कि प्रस्तावित है ना। तो गेहूँ, चावल और कपास हो गया, है ना। मिर्च वाला क्षेत्र है, ये भी मिर्च उत्पादन वाला जो क्षेत्र है, ये भी आपको खरगोन वाला क्षेत्र देखने मिलेगा, है ना। बात करें यहाँ पे गुना वाला क्षेत्र है, जो मसालों के आधार पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको गुना देखने मिलेगा, जो कि धनिया आधारित है ना, धनिया आधारित है ना। और यहाँ पे आपको रीवा जो क्षेत्र देखने मिलेगा, ये आपको मिलेगा देखने रीवा जो अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे आपको आम अनुसंधान केंद्र मिलेगा रीवा में, है ना। लेकिन आप देखेंगे जो आम जिला कहलाता है वो होता है जबलपुर, है ना। जबलपुर को आम जिला बोलते हैं, यहाँ पे जो है आम जिला जबलपुर, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आम जिला जबलपुर है, जबलपुर को शॉर्ट में JBP लिखते हैं। लेकिन आम अनुसंधान केंद्र रीवा है, आपको ये याद रखना है। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा है ना। इस प्रकार याद रखना है आपको। और भी बहुत सारी फसलें हैं जो अपन देखेंगे। मक्का के लिए अपन यहाँ पे देखेंगे छिंदवाड़ा, है ना। मक्का के लिए देखेंगे छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो मक्का की या कॉर्न सिटी भी बोला जाता है छिंदवाड़ा को, है ना। मक्का अनुसंधान केंद्र बोले तो छिंदवाड़ा में है। और अंतर्राष्ट्रीय जो दलहन केंद्र है ना, वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा नरसिंहपुर के आसपास, दलहन, है ना, दलहन अनुसंधान संस्थान जो होती है आपको मिलेगा, और गन्ना अनुसंधान संस्थान। दलहन शायद सीहोर नहीं हो, अपन इसको देख लेते हैं। गन्ना अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा नरसिंहपुर में, है ना। यहाँ पे नरसिंहपुर लिख लेते हैं, नरसिंहपुर ऐसा। और कुछ चीज़ें हैं जो अपन देख लेते हैं। आप मध्य क्षेत्र तो जानते हैं, यहाँ पे मुरैना वाला, ये सरसों के लिए जाना जाता है, सरसों जिला भी बोला जाता है मुरैना को, है ना।
मोरेना के लिए अपन ये जानते हैं, है ना, सरसों को, है ना। और बात करें अगर कपास की खंडवा खरगोन अपन देख लिया, और यहाँ पे अपन देखते हैं मंदसौर वाला जो क्षेत्र पड़ता है, मंदसौर और नीमच, ये अपने ये जो दो जिले जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं, है ना, कौन से जिले, अफीम उत्पादन के लिए। अफीम का बेसिक उत्पादन जो मूल उपयोग है वो किया जाता है किसके लिए, आपका दवाइयों के लिए, है ना। यहाँ पे अगर इसी प्रकार बात करें खंडवा और खरगोन भी, खंडवा और बुरहानपुर, है ना, ये दो जगह जानी जाती हैं गांजा के लिए, है ना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए कुछ चीज़ें पढ़नी जरूरी है। और बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहते हैं, है ना। बुरा मत मानिएगा जो भी हो आप लोग, है ना, क्योंकि ये उपाधि है, गंजेड़ियों का शहर, है ना, गंजेड़ियों का स्वर्ग नहीं लिखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं लगता मुझे। और रीवा में तंबाकू उत्पादन केंद्र भी है ना, तंबाकू उत्पादन के लिए भी रीवा जाना जाता है, तंबाकू के लिए, है ना। तो मैप से अगर आप चीज़ें याद रखना है कि यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे चीज़ें, तो आपको कई बार ऑप्शन जो होते हैं ना, तो ऑप्शन अगर पेपर में आता है, मान लो आपको पूर्वी क्षेत्र याद है, तो कई ऑप्शन हो सकता है, दो ऑप्शन आपके पश्चिमी के क्षेत्र के दिए हों या उत्तर के क्षेत्र के, तो आपको अगर याद आता कि चावल नहीं पश्चिम में कहीं है, तो आपका पूर्व में कहीं है, तो आपको निश्चित है आपको चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट कर पाएंगे और इसे आप सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए आपको मैप से पढ़ना भी आसान होता है ना। बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा उज्जैन और धार में, यहाँ पे इस क्षेत्र में आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे धार और उज्जैन में, है ना, उज्जैन में और धार में ये आपको सोयाबीन। लेकिन सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो वो है इंदौर में, है ना। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो वो है इंदौर में, लेकिन सबसे ज़्यादा सोयाबीन के उत्पादन उज्जैन और धार जिला में देखने मिलता है ना। इसी प्रकार वस्त्र उत्पादन अनुसंधान केंद्र जो है वो आपको इंदौर में ही देखने मिलेगा, जबकि सबसे ज़्यादा वस्त्र उत्पादन के लिए पहला सिटी जो देखी जाती है बुरहानपुर और खंडवा खरगोन कपास के क्षेत्र में देखे जाते हैं ना। तो बात करें हल्दी की, हल्दी भी बुरहानपुर में आपको देखने मिलेगी, केला के साथ हल्दी भी, है ना, केला, हल्दी, और यहाँ पे आपको गांजा के लिए, है ना, तो ये अपन ने देखा ही है गांजा के लिए। और कुछ बात करें तो अपन एक क्षेत्र जरूर आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको कॉफ़ी वाला क्षेत्र देखने मिलता है। कॉफ़ी एक कुरकू पहाड़ी है बैतूल में, है ना, कुरकू पहाड़ी है बैतूल में, तो एकमात्र स्थान है कॉफ़ी उत्पादन के लिए, बैतूल माना जाता है ना। एक और स्थान है उमरिया, यहाँ पे आपको उमरिया लाख उत्पादन के लिए जाना जाता है, लाख उत्पादन के लिए ना उमरिया। यहाँ पे लाख उत्पादन का सरकारी केंद्र भी यहाँ पे है ना। कुछ चीज़ें अपन औद्योगिक क्षेत्र में जब अपन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको डिटेल में देखने मिलेगी। ये कृषि से क्षेत्र अपन जो फेमस क्षेत्र है वो अपन देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं ना। बात करें अगर आलू की, तो आलू इंदौर में ही देखा जाता है। यहाँ पे अगर बात करें इंदौर की, इस क्षेत्र में इंदौर में आलू उत्पादित होता है ना, मुख्य रूप से आलू इंदौर में देखा जाता है। पन्ना को आंवला जिला बोला जाता है, जैसे कि है ना, पन्ना को, अंगूर को अपन ने देखा रतलाम, पपीता के लिए भी धार रतलाम है, केला और अमरूद के लिए रीवा यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पन्ना देखने मिलेगा जो कि आंवला जिला भी घोषित है, आंवला जिला पन्ना। तो मैप से आपको चीज़ें याद रखनी है, ताकि इसलिए मैं मैप से लिखवा रहा हूँ, नहीं तो ये लिखने का तो हर जगह आपको मिल जाएगा लिखा, लेकिन मैप से अगर अपन चीज़ों को समझें तो अपन को याद रहती हैं चीज़ें, है ना। और बात करें कुछ चीज़ों की, तो मूंगफली भी आपको, कपास और खरगोन, खंडवा, ये सब का खंडवा खरगोन बहुत सारी चीज़ों के हैं, तो आपको ये ज़रूर देखना है। मूंगफली आपको तिलहन जो कि तिलहन वगैरह में भी आती है। अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे कृषि से संबंधित कुछ इतने ही मुख्य जिले हैं अपन को याद रखने हैं। बात करें अगर कृषि से संबंधित, अगर सिंचाई की बात करें, है ना, कृषि सिंचाई की, तो मध्य प्रदेश में जो कृषि सिंचाई का बंटवारा है ना, तो वो सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो पहला, है ना, वो है कुएं एवं नलकूप के आधार पे, वो सिंचाई होती है सबसे ज़्यादा कुएं एवं नलकूप से। इधर से क्वेश्चन भी
अधिकतर बनता है यहाँ पे, जो कि देखा जाता है यहाँ पे कुएं एवं नलकूप से जो सिंचाई होती है वो मध्य प्रदेश में 67% समथिंग होती है ना, 67% के आसपास देखी जाती है। दूसरी देखी जाए तो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने मिलेगा नहरों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से आपको सिंचाई देखने मिलेगी, जो कि लगभग होती है आपकी 16.8% के आसपास, 16.8% के आसपास। और कहाँ होती है कुएं एवं नलकूप वाला क्षेत्र है जो ये मैदानी क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। ऊपर वाले जो क्षेत्र में आपको यहाँ पे आपको नहरों का क्षेत्र मिलेगा, और पूर्वी जो क्षेत्र यहाँ पे आपको पानी अधिक है और इधर पे भी आपको नहरें ज़्यादा देखने मिलेंगी। लेकिन जो बालाघाट वाला जो मुख्य क्षेत्र है यहाँ पे आपको तालाबों के माध्यम से भी सिंचाई देखने मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं है लेकिन कि जो किसी और क्षेत्र में नहरों का उपयोग नहीं होता है, तालाबों का नहीं होता है, सभी जगह सभी चीज़ों का उपयोग होता है, लेकिन जो मुख्य आधार पे या ज़्यादा कहाँ पे होता है तो उस आधार पे बांटा जाता है ना। तो 67 और 16 ये होगा कितने आपको देखना है। जो बाकी बचे हुए जो प्रदेश हैं वो होंगे 13%, है ना, तालाबों से, तालाबों से सॉरी कम है, 2.7% है। बाकी जो अन्न है वो आप देखेंगे अन्य माध्यमों से जो सिंचाई होती है वो होती है 13% के आसपास, है ना। इस प्रकार अपन मध्य प्रदेश में जो कृषि सिंचाई व्यवस्था है वो इन आधार पे निर्धारित की जाती है ना। इस आधार पे अपन को कृषि सिंचाई सर्वाधिक, अगर होशंगाबाद की बात करें तो ये जो जिला है ये सर्वाधिक सिंचित जिला है, सर्वाधिक सिंचित जिला माना जाता है, सर्वाधिक सिंचित जिला, है ना, होशंगाबाद माना जाता है। और कहीं कहीं आपको ग्वालियर मिलेगा तो वो शुद्ध सिंचित जिला में आता है ना, सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला में मिले अगर पूछा जाए तो वो आपको मिलेगा ग्वालियर वाला क्षेत्र। न्यूनतम सिंचित अगर जिले की बात करें तो वो आपको यहाँ पे आपको न्यूनतम सिंचित क्षेत्र मिलेगा डिंडोरी, न्यूनतम सिंचित जिला। न्यूनतम सिंचित जिला जो है वो आपको मिलेगा डिंडोरी वाला क्षेत्र। तो ये देखें, ये क्षेत्रफल के आधार पे है ना। आपको इधर पे अपन लिख लेते हैं इन चीज़ों को। आज मार्करों को क्या हो गया, इंक खत्म हो गई या तो गर्मी में सूख गई है। रखें हम देखेंगे यहाँ पे सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र के बाद से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर क्षेत्रफल के आधार पे बात करें अगर, है ना, क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक जो कि है होशंगाबाद जिला, और न्यूनतम की बात करें अगर जो कि है डिंडोरी जिला। बात करें अगर प्रतिशत के आधार पे सिंचित जिला, प्रतिशत में जब देखा जाता है जब क्षेत्रफल कम हो और उसकी मात्रा अधिक हो तब हम प्रतिशत वाले जिलों को देखते हैं, जिसमें छोटे जिले शामिल हो जिनका क्षेत्रफल कम होता है और वहाँ पे सिंचाई इन माध्यम से या सिंचाई होती है तो वो सिंचित क्षेत्र कहलाते हैं ना। जिसके अंतर्गत आएंगे अपने जो क्षेत्र आएंगे वो आएंगे दतिया, है ना, जो सर्वाधिक जो होगा सर्वाधिक सिंचित जिला आप देखेंगे यहाँ पे दतिया आएगा, है ना। दतिया जबकि बहुत छोटा सा जिला है जानते हैं, है ना। जो न्यूनतम की अगर बात करें तो वो है आपका डिंडोरी है, ये कॉमन है, आपको याद रखना है केवल दतिया और होशंगाबाद में सर्वाधिक में, न्यूनतम में आपका जो होगा दोनों वो डिंडोरी होगा, है ना। तो इस प्रकार अपन को मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में इतने ही चीज़ें पढ़नी थी। बात करेंगे कुछ आम अनुसंधान केंद्र वगैरह के, अपन ने देखा था वहाँ पे आम अनुसंधान केंद्र रीवा गोविंदगढ़ है ना, और जो उसका लेकिन आम जो जिला है उसे जबलपुर कहते हैं। गेहूं अनुसंधान केंद्र आप देखेंगे तो वो आपको होशंगाबाद देखने मिलेगा।
है ना। और गेहूँ अनुसंधान की बात करें अगर, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूँ अनुसंधान केंद्र की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय गेहूँ एवं मक्का अनुसंधान केंद्र, तो वो आपको जबलपुर के खमरिया में देखने मिलेगा, है ना। बात करें वन अनुसंधान केंद्र की तो वो आपको जबलपुर में देखने मिलेगा, है ना। बात करें अगर कपास अनुसंधान केंद्र की तो वो आपको खरगोन में देखने मिलेगा, है ना। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी है, यहाँ पे बड़वानी में चावल आपको अनुसंधान केंद्र देखने मिलेगा। अंगूर का जो अनुसंधान केंद्र होगा वो आपको रतलाम देखने मिलेगा, है ना। और इंदौर में आपको कपास अनुसंधान केंद्र देखने मिलेगा, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र देखने मिलेगा, कपास मतलब वस्त्र अनुसंधान केंद्र, ये चीज़ें आपको देखने मिलेंगे। और केला जो मैंने पहले ही बताया आपको, बुरहानपुर में अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है जो बन रहा है। दलहन अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो सीहोर वगैरह में आपको, सीहोर में प्रस्तावित है ये, सीहोर के अमलाहा में, है ना, यहाँ पे आपको देखने। केंद्रीय आलू अनुसंधान की बात करें, अनुसंधान केंद्र की बात करें तो जो कि ग्वालियर में है, क्योंकि वहाँ पे ठंड के समय जो उत्पादन होता है वो गर्मियों में होता है और ठंडियों में होता है, और वहाँ पे बाकी क्षेत्र की अपेक्षा वहाँ पे शीत ज़्यादा होता है, तो ठंडियों में स्टोरेज किया जाता है ठंडे स्थान पे। तो इस प्रकार अपन को मध्य प्रदेश में कृषि टॉपिक जो था वो अपना कंप्लीट होता है। और मुझे अपनी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे राय बताते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको सारे वीडियो मध्य प्रदेश के जो है इसी तरह आपको मिलते रहें, है ना। और आपको जो सिंचाई के जो क्षेत्र हैं ये आपको याद कैसे रखने हैं, तो आप परसेंटेज से सबसे ज़्यादा याद रख सकते हैं पहले, जो कि जैसे जो कुएँ होते हैं वो सबसे गहरे होते हैं, है ना। तो ऐसे 3 शब्द याद रख सकते हैं। गहरे, नहरें थोड़ी लंबी होती हैं, तो गहरे, लंबी, है ना। और लंबाई, गहराई की अपेक्षा लंबाई शब्द वो है ना, तो गहरी, लंबी, सबसे ज़्यादा परसेंटेज गहरे का होगा, लंबे का उससे कम, और तालाब उथले, है ना, ऐसे। तो इस प्रकार आप इनको बंटवारा कर सकते हैं। याद रखने का एक छोटा सा ट्रिकी वो है ना, तो आप याद रख सकते हैं। तो अपना कृषि के टॉपिक में इतना ही पढ़ना है। कल अपन मिलेंगे वन टॉपिक के साथ में, जो अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का वन, जिसे अपन विस्तार से पढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश का जो नई रिपोर्ट आई थी 16वीं वन रिपोर्ट, उसको भी अपन उसमें समझेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और प्लेलिस्ट में आप जाके पूरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।